नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिर क्या था वो मामला जिसने बढ़ा दी सपा के वरिष्ठ नेता की मुश्किलें? पूरा मामला साल 2019 का है। तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। सपा नेता आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। सभा स्थल पर काफी भीड़ थी। भारी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। इल्जाम है कि उस चुनावी सभा में कथित रूप से आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मलिक कोतवाली में आजम खान के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये मामला रामपुर की एमपी कोर्ट में पहुंच गया था। तभी से इस मामले की सुनवाई रामपुर कोर्ट में चल रही है। रामपुर की विशेष अदालत ने इसी महीने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को इस मामले में उन्होंने दोषी करार उन्हें दिया गया और गुरुवार की 3 साल की सजा गुरुवार को सुना दी गई। इस मामले में सजा का ऐलान होने के बाद कानूनी तौर पर सपा नेता आजम खान के सामने ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता असगर खान बताते हैं कि रामपुर की एमपी कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसमें उसे अदालत को जमानत देने का अधिकार भी है। अगर सजा 3 साल से ज्यादा होती तो जमानत ऊपर अदालत से मिलती। अधिवक्ता असगर खान का कहना है कि अब वो इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। वहां उन्हें 30 दिनों के अंदर याचिका लगानी होगी। अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प भी खुला हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ आज कई मेहमान जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे मंथन। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खान की मुश्किलें इस मुद्दे को लेकर। तो भड़काऊ भाषण और टिप्पणी पर सुनवाई हुई और फैसला सुनाया। बुधवार को यह फैसला सुनाया गया। 3 साल की सजा आजम खान को हुई है। लगातार देखा जा रहा है कि आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं और उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब एक और मुसीबत, 3 साल की सजा आजम खान को सुनाई गई। हेट स्पीच को लेकर यह सजा सुनाई गई है। 2019 का यह मामला है जब रामपुर में जनसभा को संबोधित करने गए थे आजम खान और इस बीच उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जिसकी वजह से तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी और उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और अब इसी मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा हुई है आजम खान को। अब और मुसीबत आजम खान की बढ़ती हुई और हेट स्पीच के मामले में नपे आजम खान। समाजवादी पार्टी के लिए झटका। तो इसी मामले पर मंथन करेंगे, जानेंगे किस तरीके से क्या कुछ विकल्प आजम खान के पास हैं, राहत क्या उन्हें मिलेगी। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक आजम खान को अदालत ने भड़काऊ भाषण के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है।
इससे पहले अदालत ने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिर वो मामला क्या था, ये आपको बता देती हूं। आपको बता दें कि 2019 का ये मामला है। तब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे। सपा नेता आजम खां उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। सभा स्थल पर काफी भीड़ थी। भारी संख्या में लोग आजम खान को सुनने के लिए पहुंचे थे और इल्जाम है कि उस चुनावी सभा में कथित रूप से आजम खान ने आपत्तिजनक भड़काऊ टिप्पणियां की थी, जिस पर विपक्षी दलों ने भी हंगामा किया था। इसी दौरान बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मिलक कोतवाली में आजम खां के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन और भड़काऊ बयान देने का मामला दर्ज किया था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पहुंच गया था। तभी से इस मामले की सुनवाई रामपुर कोर्ट में चल रही है। रामपुर की विशेष अदालत ने इसी महीने 21 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी कर ली थी। इसके बाद स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में जब रामपुर में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे आजम खां, इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश का माहौल ऐसा कर दिया है कि देश के मुसलमानों का जीना दुर्भर हो गया है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की थी और इसी मामले को लेकर लगातार उनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ रही हैं और अब इसी मामले को लेकर आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। तो लंबा वक्त 2019 से लेकर अब इस मामले को लेकर आजम खान को 3 साल की सजा हुई है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और गुरुवार की 3 साल की सजा गुरुवार को उन्हें सुनाई गई। इस मामले में सजा का ऐलान होने के बाद कानूनी तौर पर सपा नेता आजम खान के सामने ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प मौजूद है। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। कमल कुमार मिश्रा जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर्वेश मिश्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मनोज यादव जुड़े हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और अमील शमसी प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले किसी राजनीतिक पार्टी के पास ना जाकर मैं कमल कुमार आपके पास जाऊंगी। आजम खान की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। 2019 का ये मामला और अब जाकर उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा, किस तरीके से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका और आगे आने वाली राजनीति पर, सियासत पर किस तरह का असर पड़ता हुआ नजर आएगा? कमल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? जी कमल जी, मेरा आपसे सवाल है, किसी राजनीतिक दल के पास जाने से पहले आपसे मैं सवाल ये करना चाहती हूं, जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, 2019 के मामले में अब जाकर उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई है। समाजवादी पार्टी के लिए इसको कैसे देखते हैं और क्या भविष्य आजम खान का नजर आ रहा है? साथ ही साथ सियासत पर, यूपी की राजनीति में और सियासत में किस तरह की खलबली देखते हैं इससे? सपा के और आजम खान के मसले में, तो आजम खान के लिए एक बड़ी मुसीबत है ये जी। सपा के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये लीडर जो भाषण देते हैं जनता के बीच में, और बात आजम खान की नहीं है, बहुत से आजकल देखिए लोग बाग विवाद के भाषण दे रहे हैं, जो बयान दे देते हैं,
तो एक जो तरीका होना चाहिए, एक बड़े लीडर का मैनर होना चाहिए, एक बातचीत करने का, आप जनता तक अपना संदेश देने का जो तरीका है, जो भाषा है और जो संवाद, ये इसको थोड़ा सा अगर ये लोग संभाल के चलें और ठीक करके चलें तो ये नौबत ही ना आए। और अगर ये लागू हो जाता है फैसला जो हुआ है आजम खान के लिए, और ये हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिलती है तो एक हिसाब से अगर अब इतना समय नहीं है आजम खान के पास, उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल तीन मामलों में उनको 3-3 साल की सजा है और उनका करियर बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा इस मामले में, हमारे ख्याल में। और सपा के लिए तो बहुत बड़ा घटना है। सपा के लिए ये एक बहुत बड़ा मोहनदन चेहरा थे जिसको सपा हर जगह प्रचारित करती थी, और उसका ये आजम खान का मामला, तो इसलिए सपा के लिए बहुत बड़ा झटका और आजम खान के लिए भी। जी बिल्कुल। अमिल शमसी, आपके पास जाऊंगी। बीजेपी ने जिस मकसद से शिकायत की थी, जो मकसद था, क्या अब वो मकसद पूरा हुआ? कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी मकसद से शिकायत नहीं, उनकी यूं कहा जाए कि जो बोएगा वही पाएगा और तेरा किया सामने आएगा। देखिए, आजम खान साहब ने जो जिस तरह से अपने पद पर रहते हुए पद की गरिमा को भूलते हुए, उसके अलावा और जिस तरह से चुनावी भाषणों में जिस तरह के बयान दिए थे, तो मुझे लगता है कि ये समाज में नफरत भूलने का काम जो वो कर रहे थे, ये उसका ही परिणाम है और न्यायालय ने उनके खिलाफ जो है इसमें कार्रवाई की है। दूसरी चीज देखिए, आजम खान साहब का एकाध मामले नहीं है। आप देखिए, कभी वो अधिकारियों से जूते साफ कराने की बात करते थे, कभी वो सरकारी पैड का इस्तेमाल करके धर्मगुरुओं को गालियां देते थे, कभी वो जो है वो भारत माता को डाइन कहते थे। तो इस तरह के उनके 50 इस तरह के मामले थे कि जिसमें उन्होंने अति कर दी थी। लेकिन सपा का यह आरोप रहा है हमेशा से कि बीजेपी राजनीतिक द्वेष के चलते और निजी तौर पर उनको नुकसान पहुंचाने के तौर पर ये कार्रवाई कराती है। अच्छा, तो ये बताइए, क्या ये जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हुए वो बीजेपी ने दर्ज कराए? नहीं, वो उन्हीं गरीब मुसलमानों ने दर्ज कराए जिनके वो रहनुमा बनते थे, जिनके वो लीडर बनते थे। उन्हीं गरीब मुसलमानों ने, जिन गरीबों के घर उजाड़े अपना साम्राज्य बनाने के लिए, उन लोगों ने मुकदमे दर्ज। ये एक मुकदमा जो जिसमें इनको सजा हुई, उसके अलावा एक पीछे कितने और मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है, हाईकोर्ट में चल रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दर्ज कराए मुकदमे, मुस्लिम धर्मगुरुओं का अपमान करते थे, सरकारी ताग का इस्तेमाल करते थे अपने मंत्रालय के ताग। तो इस तरह के काम ही करते, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को भी इस बात को सोचना चाहिए। अगर उस समय लगाम लगाई होती तो मुझे लगता है कि आज ये दिन ना देखना पड़ता। चलिए, ठीक है। मनोज यादव जी, सर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इस पर। आपने सुना होगा, क्या कुछ कहना है? राजनीतिक विश्लेषक ने भी अपनी टिप्पणी दी और बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है जो किया है वही भोगेगा। निश्चित तौर पर जो राजनीतिक दल और जो राजनीतिक व्यक्ति जो करेगा वो उसके सामने आएगा। इससे किसी तरीके का कोई गलत बात नहीं है। आजम साहब ने इस बात को कतई नहीं कहा कि उन्होंने क्या कहा है और उनको गलत किया गया है, लेकिन ये बात बीजेपी के मुंह से कतई नहीं अच्छी लगती है कि बीजेपी किस परिप्रेक्ष्य में आज इस तरह की बातें करना शुरू कर रही है। हमारे पास तो एक आजम खान साहब हैं, उनके मुख से कभी कोई बात ऐसी निकल गई तो भी क्रिया की प्रक्रिया जिसको मैं कहता हूँ। इनके पास तो कितने लीडरान हैं जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। 2 दर्जन मुकदमे हैं उन पे, हेट स्पीच से लेकर दंगा कराने से लेकर हत्या तक का मुकदमा था। मुकदमे वापस, जय श्री राम हो गया। अब क्या फर्क पड़ता है? कोई डर तो हो नहीं सकता है। जो अपने ही सरकार में अपने मुकदमे वापस कर ले 2 दर्जन से ज्यादा, उप मुख्यमंत्री पे 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे थे। इसी हेट, इसी नफरत के मुकदमे, इसी हत्या, दंगा और बलवा कराने के मुकदमे, लेकिन आपने अपने मुकदमे वापस ले लिए। कुछ बयान आपको याद आती है क्या सर, बीजेपी के नेताओं के कुछ ऐसे बयान? एक बयान हो तो मैं बताऊं, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। आपको याद है प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश भोपाल से सांसद हैं जिनको दिल से अब तक माफ नहीं किया है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ही तो नाम है, महात्मा गांधी जी को लेकर क्या बोला था, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने जिस फकीरी से रहकर इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, क्या कहा था? भूल गए? सिंबॉलिक रूप से उनको गोली मारी गई थी। बीजेपी के ही वो लोग तो थे जिस तरह पुतला बना के गोली मारी गई। और अभी प्रवेश वर्मा ने क्या कहा? गिरिराज सिंह का बयान, प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुसलमान इस धर्म के लोगों को इनके यहाँ, अरे ये तमसीबी मुसलमान ही है,
इनको भी कह गए, लेकिन चूंकि कान से सुनते नहीं है ना बीजेपी वालों की भाषण। कहा था इनकी दुकानों पे सामान नहीं खरीदो, इनके अकल ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन वो भी तो मुसलमान है ना, आदत पड़ी हो, वो भी तो सर मुसलमान है। गुलामियत की आदत पड़ी हो, मैं वही कह रहा हूँ, जिसको गुलामियत की आदत पड़ी हो वो थोड़ी नहीं सुनेगा, वो तो जी हजूर करने में विश्वास रखेगा। तो इस तरह के अमित जी आ रही हो, जवाब दीजिएगा। आऊंगी सर। आदित्य का बयान हो, प्रवेश वर्मा का बयान हो, योगी आदित्यनाथ का बयान हो, अमित शाह का बयान हो, नरेंद्र मोदी का बयान हो, पीएस तगोड़िया का बयान हो, जिन्हें कटियार का बयान हो। आप कह रहे पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है आजम खान को? जी, आप कह रहे पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है आजम खान को, और क्योंकि आप इससे मानते हैं कि समाजवादी पार्टी को नुकसान भी होगा, जाहिर सी बात है। नहीं, समाजवादी पार्टी को नफा नुकसान की बात की बात है। वो एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल कभी चुनाव जीतता है, कभी हारता है। इस बात की परवाह समाजवादी पार्टी नहीं करती, क्योंकि हम संघर्षों से जन्मे लोग हैं। संघर्ष के दम पर ये पार्टी खड़ी की है, तो हम दंगा करा के पार्टी नहीं खड़ी करने आए हैं। हम भगवान की लड़ाई लड़ने के पार्टी नहीं खड़ी करने आए। हम जो उत्तर प्रदेश के आवाम है, जनता है, गरीब है, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो हमें इस बात का कतई डर नहीं है कि आप कह रहे हैं बीजेपी अपने गिरहबार में झांक के नहीं देखती है किस तरीके से कितने क्या कुछ बयान दिए गए हैं, और स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास भी। हमारे साथ अमित जी आपसे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले मनोज माफ कीजिएगा, सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। सर्वेश जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, किस तरीके से देखते हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है आजम खान, उनके हेट स्पीच को लेकर उनको 3 साल की सजा हुई है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, आजम खान जी इस देश के बड़े नेता है। कोर्ट ने जो उनको फैसला दिया है, कोर्ट के खिलाफ जाएंगे। कोर्ट का फैसला, माननीय न्यायालय का फैसला सबसे सर्वोच्च होता है, वो एक न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन इस देश में एक सबसे बड़ी पार्टी के ढेर सारे लोग और उनके समर्थन के लोग डेली नफरत फैलाने का काम, लोगों को बांटने का काम, खुलेआम जान से मार देने के काम, कि इतने बयान ढेर सारे देते हैं, आखिर उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? ये पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाइयां पे क्यों लगे रहते हैं सब लोग? अभी कोर्ट का फैसला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पूरे देश में एक सबसे बड़ी पार्टी के इतने ढेर सारी संख्या में लोग, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो, साक्षी जी महाराज हो, प्रवेश वर्मा हो, ये रमेश विधूड़ी हो, तमाम लोग रोजाना नफरत फैलाने का काम, बांटने का काम, दंगे कराने का काम कर रहे हैं। आपने किस तरीके से मुजफ्फरपुर दंगे थे, आपने कैसे दादरी का मामला देखा, आखिर में इनके खिलाफ एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज होती अधीक्षक के खिलाफ? अभी आपने देहरादून में देखा, इनके समर्थित हिंदू महासभा की कैसे सभाओं में बोले जा रहे हैं कि हम देश की इतनी बड़ी आबादी के लोगों का कत्ल कर देंगे, इनको मारना होगा, हथियार उठा लो। आखिर में इन पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? आप कह रहे हैं कार्रवाई सब पर होनी चाहिए, पर्टिकुलर एक को टारगेट कर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मनोज यादव जी का भी यही आरोप है बीजेपी पर। कार्रवाइयां सब पे होनी चाहिए, लेकिन इस देश में कार्रवाइयां पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय। उसके तमाम नेता, तमाम लोग, तमाम इसके फ्रंटल के लोग खुलेआम लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं, नफरत फैलाते हैं, दंगे कराते हैं, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। आप खुद देख सकती हैं किस तरीके के आरोप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पर भी रहे हैं कि तुम एक मारोगे, हम 100 मारेंगे। तमाम इस तरीके के बड़े आरोप हैं। आप देखिए क्या कार्रवाइयां की जा रही हैं। आप चले जाइए प्रवेश वर्मा को, पूछिए किस तरीके से कह रहे हैं कि इनको हम सबक सिखाएंगे, इनको हम बताएंगे। आप साध्वी प्रज्ञा का बयान ले लीजिए, आप साक्षी जी महाराज का बयान लीजिए, आप नरसिंहानंद का बयान ले लीजिए। लंबी है सर, कतार तो नहीं होती कार्रवाई पर। आप कह रहे हैं फहरिस्त लंबी है, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। लंबी है, और ये पूरी तरीके से राजनीति से ओतप्रोत होकर ही कार्रवाइयां की जा रही हैं। पूरे देश में ऐसा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अमित शमसी जी, बहुत सारे बयान हैं ऐसे और बहुत लंबी फहरिस्त है, कई सारे नाम भी गिनाए गए हैं। सर मेरा सवाल सुन लीजिए, और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का भी कहना है और समाजवादी पार्टी का भी कि टारगेट किया जा रहा है। अगर कार्रवाई करनी है, अगर यहां पर निष्पक्ष कार्रवाई करनी है, अगर वाकई आपको सजा देनी है, गलत अगर किसी ने किया है, तो ये सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई सारे बयान हैं और ऐसा नहीं है कि किसी ने सुने नहीं है, सबको मालूम है, कई सारे बयान हैं, तो सभी पर, ऐसे सभी नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए ना हेट स्पीच को लेकर, जो इस तरह के बयान देते हैं। ये पहला बयान था क्या? बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि कार्रवाई सब पर होनी चाहिए जी। कार्रवाई सब पर नहीं होती
क्या धर्म संसद पर एफआईआर नहीं हुई थी? क्या और जो और नेता बयान देते हैं नफरत भरे, उन पर एफआईआर नहीं होती? देखिए, सबसे पहले तो इस बात का कंफ्यूजन को निकाल दे सभी दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के और आम आदमी पार्टी दोनों के प्रवक्ताओं से मेरी प्रार्थना है कि इस कंफ्यूजन को मन से निकाल दें। ये कार्रवाई किसी सरकार ने या किसी दल ने या किसी पार्टी ने नहीं की है, ये कार्रवाई न्यायिक व्यवस्था ने की है, एमपी एमएलए कोर्ट ने की है। ये कार्रवाई जो है अदालत ने की है, मुकदमा दर्ज होने के बाद ये दोषी पाएगा तब अदालत ने कार्रवाई की है। ठीक है, ये दोषी पाने पर अदालत ने कार्रवाई की है। हाँ, अगर उस समय जब सरकार में आजम खान बैठे हुए थे, जब उत्तर प्रदेश में जो है वो बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री के समकक्ष माने जाते थे जिस वक्त आजम खान, उस वक्त अगर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लगाम लगाई होती तो शायद आगे से न देखना पड़ता। क्योंकि उस समय तो सत्ता के नशे में आजम खान साहब कुछ भी बोलते थे, जो उनके मन में आता था बोलते थे, लेकिन कोई उन पर किसी भी प्रकार का न तो उनसे ये पूछा जाता था कि आपने महिला का अपमान क्यों किया, क्या आपने भारत माता का अपमान क्यों किया, या आपने जो है वो मुस्लिम जिनके आप नेता बनते उनका अपमान क्यों किया। जितने समय का अभाव है, कार्रवाई जो की है वो न्यायिक व्यवस्था ने की है, किसी दल ने किसी पार्टी ने नहीं की है। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ, जो भी नफरत फैलाने का काम करेगा उसका मुकदमा दिखाई दे रहा है। ये बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी। अगर आपको तो शिकायत कीजिए ना। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी समय समय पे कई शिकायतें की गई हैं, जबरदस्ती प्रयास किया गया, धरना दिया गया कि आप एफआईआर दर्ज करिए। हराज केंद्र जी पे बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई बीजेपी के नेताओं के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, लेकिन उन पे मुकदमे दर्ज होते नहीं। अगर हो भी जाते तो उनको ठंडे रस्ते में डाल दिया जाता। एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, न्यायपालिका को भी याद दिलाना चाह रहा हूँ, सर थोड़ा गृह राज्य मंत्री इनके हैं जिनका नाम है अजय मिश्रा टेनी, लखीमपुर के सांसद है। उनका फैसला जो हत्या का उन पे आरोप है एक व्यक्ति का, उस मामले को अभी तक रिजर्व रखा गया है, जो फैसला हो चुका है हाईकोर्ट में। आप सोचो कि ये सरकार न्यायपालिका को किस तरीके से लट्टू की तरह नचा रही है। जहां चाह रही है रिमोट कंट्रोल से फैसले सुनवा रही है, जहां चाह रही है कोई भरोसा नहीं सर न्यायपालिका पर, आपको भरोसा नहीं है? भरोसा है। आप राकेश अचान का मुकदमा लीजिए, कैबिनेट मंत्री है बीजेपी के, उनको आर्म्स एक्ट के मामले में सजा होती है, तो न्यायालय से भाग जाते हैं, अगले दिन उनको जमानत दे दी जाती है। आप सोचो, ये कोई नई बात नहीं है। कैबिनेट मंत्री किसी का सभी की मैं प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ क्योंकि समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, कमल जी आपका भी, सर्वेश जी आपका भी, मनोज जी आपका भी और अमिल शमसी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।